Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Samir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और कमर्शियल एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन और जितने भी ये सब ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो बेटा देखो, आप लोगों ने बोला था तो वीडियो बनाने मैंने स्टार्ट कर दी, बस आप लोग काम है वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स अपलोड थे तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट में दे दिया है, बाकी जल्दी जल्दी देखो, जितना हो सकेगा रात तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपका है चैप्टर नंबर 5। क्या है? चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग गाप भी बोलते हैं, GAAP। क्या है ये? GAAP, जी से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग अभी आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में, अगर आप अकाउंट्स लोगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो ये तो होते ही है, इसको हम फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़, ये एक तरह से आप बोल सकते हो, इसको रूल्स बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, जो कि अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो है तो बहुत ढेर सारे आपके बुक पे, बट जो आपके सिलेबस में है ICSE क्लास 10 कमर्शियल एप्लीकेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट है। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को समझ लो और इसमें से एक क्वेश्चन आपका गारंटी 3 नंबर का तो बन ही रहा होगा, इसलिए 3 नंबर, सॉरी नहीं, 2 नंबर का तो बन ही रहा होगा। और कंफर्म कर लो, फ्री में मिल रहा है, छोड़ना नहीं, ठीक है। क्योंकि चैप्टर है, यही 4 टॉपिक आ ही रहे, तो इसका मतलब एक तो आएगा ही आएगा। तो अच्छे से समझो, अच्छे से समझो और रट डालना एकदम अच्छे से, ठीक। तो नंबर 1 पर है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। मतलब सर, जस्ट सपोज मान लो जियो है, जियो क्या एक कंपनी का नाम है और इसके ओनर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी। तो अब जो मुकेश अंबानी जी हैं वो कौन है? इसके बेटा ओनर है। और जियो क्या है? वो कंपनी है, या आप कह सकते हो जो भी ये बिजनेस है। तो है तो इन्हीं का, लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो अकाउंट में इन दोनों को हम लोग एक सेपरेट लीगल एंटिटी समझते हैं। क्या समझते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जियो अपना अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। समझ में आई बात? तो जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें ये करोगे कि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग है, इनका हिसाब किताब अलग होगा, इनका हिसाब किताब अलग होगा, इसकी अपनी अलग पहचान है, जिसको बोलते हैं द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? तो ये क्लियर हो गया पहला वाला, ठीक। बुक से एक बार लैंग्वेज देख लेना और 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, उसको अच्छे से देख के चले जा रहा, बस। इससे ज़्यादा देखना भी नहीं, 2 से 3 लाइन से ज़्यादा ऊपर देखना भी मत। नंबर 2 पे है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि अकाउंट्स में यह बोला गया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी से रिलेटेड हो। मनी से रिलेटेड, फ्रॉम मनी होना चाहिए, मनी से रिलेटेड हो। यानी कि अगर मान लो कोई पैसा, किसी आपने ये मार्कर बेचा, आपके पास पैसा आया, मार्कर 25 रुपए का था, मैंने बेच दिया, मेरे पास 25 रुपीज़ आ गए, मैं क्या करूँगा? रिकॉर्ड कर लूँगा 25 रुपीज़। अगर मान लो मैंने कुछ खरीदा, मान लो ये मैंने वॉच खरीदी, तो मेरे पास से पैसे चले गए, 100 रुपीज़ की वॉच मैंने खरीदी, पैसे चले गए। समझ में आ रही बात? ये रिकॉर्ड कर लिए। तो रिकॉर्ड क्या होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से? याले कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड, जहां पर पैसे की बात हो रही है। लेकिन मान लो कोई आपके ऑफिस का मैनेजर है ना, बहुत एक्टिव रहता है, अब वो उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो ऑफिस नहीं आ रहा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह ना आने की वजह से बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में एक बात? रिकॉर्ड क्या करेंगे? जिसमें पैसों का लेन देन होगा, मनी से रिलेटेड, जिसको हम लोग एज अ मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैनेजर के नहीं आने पर भी लॉस हो रहा है, भाई बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? नंबर 3, समझ गए दोनों? नंबर 3 है द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या फॉलो करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अभी डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, अभी इतना डिटेल में मत जो, इतना समझो खाली। आपके जब करोगे तो उसमें आपको 2 साइड मिलेगी, एक होगी डेबिट साइड
और एक होगी क्रेडिट साइड। इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने, डेबिट की स्पेलिंग होती है DEBIT और क्रेडिट की होती है CREDIT। तो दो साइड मिलेगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो कभी कभी क्या होगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, दोनों चीज को रिकॉर्ड करते हैं। दोनों चीज का मतलब क्या है, देखो जैसे ये आपकी बुक है, क्या ये आपकी बुक है कमर्शियल एप्लीकेशन की, ठीक है। तो मान लो ये 200 रुपीज की बुक है, तो आपने जाके दुकान से बुक खरीदी, तो आपके पास क्या आया, आपके पास बुक आई। तो आपने लिख लिया भाई बुक आई कितने रुपीस की, 200 रुपीज की। तो जब बुक आई तो आपके पास से क्या गया, जाहिर सी बात है मेरे पास से कैश गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया कैश 200 रुपीज। कहने का मतलब क्या, आप दोनों साइड को रिकॉर्ड करोगे, एक तरफ को नहीं। समझ में आ रही बात। तो आपको क्या मिला और आपके पास से क्या गया। जस्ट सपोज मान लो मैंने मोबाइल खरीद लिया, तो जब मैंने मोबाइल खरीद लिया तो यहाँ मैंने लिखा मोबाइल फोन 2000 रुपीज का। अगर मोबाइल मेरे पास 2000 का आया तो मेरे पास से कैश 2000 रुपए का गया। बैंक से गया तो बैंक से लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डबल साइडेड रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो भी इफेक्ट हो रहे हैं दोनों तरफ उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई बात। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मैंने मार्कर बेच दिया तो मेरे पास अब की बार कैश आएगा। भाई बेचा तो पैसा आया, कैश लिखा 20 रुपीज और मेरे पास से क्या चला गया, मार्कर चला गया कितने रुपीस का, 20 रुपीस का। और जब आप ऐड करोगे ना तो इस साइड और इस साइड का बैलेंस हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम लोग दोनों साइडेड जो होते हैं, दोनों साइडेड के एरर को रिकॉर्ड किया करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया बेटा। लास्ट है बेटा द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसको रफ कर दूं, चलो ठीक। अब ये सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। बताता हूं बेटा। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है बेटा कि आप कभी भी कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये हमेशा कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है पहली चीज। और ये अज्यूम करके करते हैं कि बिजनेस क्या होगा, हमारा लाइफ टाइम चलेगा। कभी किसी से सुना है कि वो बोल रहा है कि नहीं बिजनेस मेरा हमने शुरू किया है 2 साल के लिए, या कभी सुना है किसी ने बोला हम मर जाएंगे तो बिजनेस को मेरे आग लगा देना, खत्म कर देना, ऐसा है नहीं सुना है ना। तो हम लोग ये प्रिंसिपल बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस हमारा क्या चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन क्या गारंटी होती है चलेगा, नहीं। बिजनेस नहीं अच्छा हुआ तो नहीं चलेगा, फ्लॉप हो गया तो आप बंद कर दोगे, दूसरा काम करोगे, है ना। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा क्या होगा, लाइफ टाइम चलेगा। तो अब उसमें जब एज्यूम करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं। जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक मशीन है, क्या है, मेरे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू अभी कितनी है, 1 लाख रुपीस। अब ये बताओ कोई भी मशीन है या आपके हाथ में जो मोबाइल है अभी आप जिससे वीडियो देख रहे हो, अगर आज आपने लिया है 1 लाख रुपए का, तो क्या 1 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए का रहेगा, नहीं रहेगा। उस पर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब समय के साथ वैल्यू किसी चीज की घटती है, जितनी भी घटती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लो 2020 में मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 2021 में मशीन में डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 रुपए का, तो अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। फिर 2022 में फिर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो अब कितनी है वैल्यू इसकी, 80,000। कुछ समझ में आ रही बात। तो हर साल कितनी वैल्यू घट रही है, 10,000 घट रही है। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग को एज्यूम करके करना पड़ता है। तो इसको हम लोग एज्यूम करके जो ये वाली वैल्यू लिखते हैं ना, तो इसके ये क्यों करते हैं, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सही होगा, क्या जरूरी है कि 10,000 रुपए ही घटेगा, क्या जरूरी है कि इतना ही कम होगा, हो सकता है 5,000 हो सकता है 12,000 लगे, कोई गारंटी नहीं है ना। बट हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो जो एज्यूमिंग फिगर लेते हैं उस तरह से हम लोग करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। भी हम तो एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा ये बिजनेस चलता रहेगा, और जितने भी मान लो 10,000 रुपए हर साल हो रहा है तो एक बार में सब नहीं लिखते, उसको पर ईयर, एक साल में 10,000, अगले साल में 10,000, अगले साल में 10,000। तो 10 साल चलना है, अगर 10,000 हर साल कम होगा तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग एक बार में 1 लाख नहीं दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। समझ में आई बात। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। मोबाइल वीडियो जो है
आपके बुक में है, एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। अगर शुरुआत से मैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ा रहा होता तो सबको नोट्स भी दिया होता आप लोगों को, बट आप लोग की रिक्वेस्ट थी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत से तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। अब अच्छे से 11th क्लास में अच्छे से जुड़ जाना है स्टार्टिंग से, तो आपको एक एक चीज़ सारी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो मिलेंगे न्यू वीडियो में और बहुत जल्द, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। जो वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी देखते जाओ और अपना सिलेबस तैयार करते जाओ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।